इमेजिन करो कोर्ट के सामने एक मर्डर केस आया है एंड पुलिस को कोई आई विटनेस मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल केतन अग्रवाल मर्डर केस ही ले लो ना, इस केस में भी पुलिस को कोई आई विटनेस मिला नहीं है। मीडिया के मुताबिक इस केस की इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कोई आई विटनेस नहीं मिला है पुलिस को अभी तक। तो यहाँ सवाल ये है कि कोर्ट के सामने जब कोई ऐसा एविडेंस आता है जिसमें कोर्ट की कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर रिसोर्सेज हो गए, डिजिटल एविडेंसेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गए, या फिर कोई मेडिकल रिपोर्ट हो गया, इसमें कोर्ट की कोई एक्सपर्टीज नहीं है। देखो, हमारे जजेस एंड एडवोकेट्स तो लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो जब कोर्ट के सामने कोई ऐसा एविडेंस आता है जिसमें जजेस की एंड एडवोकेट्स की कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है, उनको कोई स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है नहीं, तो कोर्ट क्या करेगी? कोई ऐसा थर्ड पर्सन यानी कोई एक्सपर्ट बुलाएगी जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो इस एविडेंस को लेके, जो स्पेशली स्किल्ड हो। तो और एक सवाल आता है, ये जो पर्सन एज एन एक्सपर्ट बुलाते हैं, इन एक्सपर्ट की कैटेगरी में कौन से लोग फॉल करते हैं? और ये जो एक्सपर्ट बन के आते हैं कोर्ट में, इनका जो ओपिनियन है, क्या ये पूरा का पूरा रेलेवेंट होगा कोर्ट में, या इनके ओपिनियन पे ही कोर्ट कन्विक्शन कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल केतन अग्रवाल मर्डर केस में चेतन चौधरी का गेट एनालिसिस होने वाला है। तो जैसे गेट एनालिसिस को ओपिनियन फॉर्म करने के लिए एक एक्सपर्ट बुलाया जाएगा, तो क्या इस एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेसिस पर कोर्ट कन्विक्शन कर सकती है? ये जो एक्सपर्ट बुलाया जाएगा, इसकी जो ओपिनियन है ये किस हद तक रेलेवेंट मानी जाएगी? ये सारे सवालों के जवाब आज हम देखेंगे इन ग्रुप ऑफ सेक्शंस में, सेक्शन 39 to 50 जो बात करता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 39 जो बात करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। जब कोर्ट के सामने कोई एविडेंस आता है जिसमें कोर्ट की कोई नॉलेज नहीं है, कोर्ट को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी? ऐसा कोई थर्ड पर्सन बुलाएगी जिसको नॉलेज है, जो स्किल्ड है, और उसका ओपिनियन कोर्ट लेगी और उसके ओपिनियन के बेसिस पर अपना ओपिनियन या फिर अपना केस डिसाइड करेगी। तो सेक्शन 39 ऐसे एरियाज की बात करता है जहां पे कोर्ट एक्सपर्ट बुला सकती है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन लॉ हो गया, साइंस हो गया, जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट हो, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, तो कोर्ट क्या करेगी? उससे रिलेटेड जो भी मेडिकल फील्ड में जो भी डॉक्टर्स हैं, स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, उनको एज एन एक्सपर्ट कोर्ट में बुलाएगी। नेक्स्ट है आर्ट, जैसे कोई पेंटिंग हो गया, फिर हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। अभी हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर के लिए कोई एक्सपर्ट ही हो ये नेसेसरी नहीं है। हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर के लिए कोई ऐसा पर्सन भी कोर्ट बुला सकती है जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो, जो अच्छी तरह से जानता हो कि इस पर्सन की हैंड राइटिंग ये है। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड हो गया, कोई फैमिली पर्सन हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अगर केस में कंप्यूटर रिसोर्स, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डेटा एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, तो सेक्शन 79 क्लॉज ए ऑफ आईटी एक्ट ये कहता है कि उसके अंदर जो अपॉइंट किया जाता है एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उस एग्जामिनर को एज एन एक्सपर्ट हम बुला सकते हैं कोर्ट में, और उस एग्जामिनर का जो ओपिनियन है वो कोर्ट में रेलेवेंट माना जाएगा। 39 के दो इलस्ट्रेशंस देखते हैं। पहला है ए की डेथ होती है पॉइजनिंग से। तो इसमें इन क्वेश्चन है कि ए के जो सिम्टम्स थे क्या ये पॉइजनिंग से ही थे? तो इस केस में एक एक्सपर्ट बुलाया जाएगा जो होगा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो ये पॉइजन से रिलेटेड और उसके सिम्टम्स से रिलेटेड। तो ये जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है इस केस में एक्सपर्ट माना जाएगा और उसका ओपिनियन रेलेवेंट होगा। अब इलिस्ट्रेशन बी देखते हैं। ए वर्सेस बी केस चल रहा है। ए ने क्या किया? बी का मर्डर किया एंड बी के बिहाफ एक सुसाइड नोट लिख के चला गया। तो कोर्ट में फैक्ट एंड इशू क्या है कि ये सुसाइड नोट ए ने लिखा है कि नहीं। तो अब क्या होगा? ए का हैंडराइटिंग चेक होगा। तो इसमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कौन माना जाएगा? ए के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं क्योंकि उनको ए का हैंडराइटिंग तो पता है। ए के फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर ऐसा कोई पर्सन जो ए के साथ काम करता है या फिर ए को लिखते हुए हमेशा देखता है। तो ये सारे लोगों का जो ओपिनियन है वो इसमें रिलेवेंट माना जाएगा। अब हमारा अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 40 जो बात करता है फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। यानी कोर्ट के सामने कोई फैक्ट है, उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट क्या करेगी? एक एक्सपर्ट को बुलाएगी, एक्सपर्ट उस पर ओपिनियन देगा। तो जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है वो एक तो उस फैक्ट को सपोर्ट करेगा या फिर उसके इनकंसिस्टेंट जाएगा। तो अगर सपोर्ट कर रहा है तो भी वो रेलेवेंट माना जाएगा और इनकंसिस्टेंट जा रहा है तो भी वो रेलेवेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन ए देखते हैं। ए की डेथ हुई है एक स्पेसिफिक पॉइजन से। अब ये पॉइजन डेथ से पहले ए को कुछ सिम्टम्स दिखे थे, तो ये सिम्टम्स उसी पॉइजन की वजह से थे कि नहीं, ये जानने के लिए कोर्ट ने बुलाया एक्सपर्ट साइंटिस्ट। तो अभी साइंटिस्ट क्या बोलेगा? एक तो दो ओपिनियन हो सकते हैं उसके कि यस ये जो स्पेसिफिक पॉइजन है उसी से ए की डेथ हुई है,
ये तो हो गया सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट। और जो दूसरा ओपिनियन हो सकता है कि नहीं, ए की डेथ पॉइजन की वजह से नहीं हुई है, तो ये जा रहा है इनकंसिस्टेंट। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों कोर्ट में रेलेवेंट माने जाएंगे। कोर्ट इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंसीडर करेगी। तो ये सेक्शन सिंपली ये कहता है कि जो ओपिनियन एक्सपर्ट है, चाहे उस फैक्ट को सपोर्ट कर रहा हो या उसके इनकंसिस्टेंट जा रहा हो, दोनों केसेस में वो रेलेवेंट माना जाएगा। अब अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 41 जो बात करता है हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। तो जब कोर्ट के सामने कोई ऐसा क्वेश्चन है कि ये पर्सन की हैंडराइटिंग ये है कि नहीं, ये सिग्नेचर उसका है कि नहीं, तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसा कोई पर्सन बुलाएगी कोर्ट में जिसको उस पर्सन का हैंडराइटिंग या सिग्नेचर अच्छे से पता हो। मतलब एनी पर्सन, कोर्ट इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बुलाएगी एनी पर्सन हु इज अक्वेंटेड विद द सिग्नेचर और हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन। मतलब जिस पर्सन को अच्छे से नॉलेज है कि हाँ ये हैंडराइटिंग इसी की है। ये इसमें कौन कौन हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है, या फिर ऐसे लोग जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपको हमेशा लिखते हुए देखते हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको हम इस केस में बुला सकते हैं और उनका जो ओपिनियन है ये कोर्ट में रेलेवेंट माना जाएगा। दूसरा है अगर सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो, तो इस केस में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑथराइज किया है, उस केस में ये जो अथॉरिटी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इसका ओपिनियन रेलेवेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 42 बात करता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट। जनरल कस्टम यानी किसी सोसाइटी में, किसी समाज में अगर कोई कस्टम हो, फॉलो कर रहे हो, तो कोर्ट को अगर उसके रिगार्डिंग कोई उसके बेसिस पर कोई ओपिनियन फॉर्म करना है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस समाज के ऐसे लोगों को बुलाएगी जिनको पता है कि वो कस्टम, पर्टिकुलर कस्टम एग्जिस्ट करता था कि नहीं, वो राइट एग्जिस्ट करता था कि नहीं। तो ऐसे कौन से लोग होंगे कि हम मानेंगे कि हाँ इनको पता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे विलेज में एक वेल है, तो उस वेल पे कौन से लोगों का राइट है, ये पब्लिक है या प्राइवेट है। अगर इन चीज़ों पे कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है तो कोर्ट क्या करेगी, इस विलेज के जो भी सीनियर सिटीजन है, जो पहले से उस विलेज में रहते आ रहे हैं, उनकी पूरी पीढ़ियाँ उसी विलेज में रहती थी, तो उन लोगों को कोर्ट बुलाएगी। तो कोर्ट में इनका जो ओपिनियन है वो रेलेवेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 43 बात करता है ओपिनियन एज टू यूजेज एंड टेनेट्स। पहला है यूजेज एंड टेनेट्स। यूजेज मतलब कोई रीति रिवाज हो, टेनेट्स मतलब बिलीव्स हो, कोई पर्टिकुलर समाज हो, कोई फैमिली हो, उसके अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, बिलीफ्स होते हैं या रीति रिवाज होते हैं। तो अगर कोर्ट को उन फैमिली के या फिर उन सोसाइटी के रीति रिवाज, यूजेज या टेनेट्स जानने हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसे पर्सन को बुलाएगी जिसको स्पेशल नॉलेज हो उन फैमिली को लेके या फिर उन पर्टिकुलर कस्टम्स, ट्रेडिशंस को लेके, और उनका ओपिनियन कोर्ट में रेलेवेंट माना जाएगा। सेकंड है रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नेंस के बारे में अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस यानी कोई टेम्पल हो गया, चैरिटेबल यानी कोई ट्रस्ट वगैरह हो गया, तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये बना कैसे, ये फॉर्म कैसे हुआ, इसका फाउंडेशन क्या है, गवर्नेंस यानी ये गवर्न कैसे हो रहा है, इसका मैनेजमेंट क्या है, ये काम कैसे करता है, तो इनके बारे में अगर कोर्ट को ओपिनियन लेना है, ओपिनियन फॉर्म करना है, तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसे कोई पर्सन को बुलाएगी जिसको ये स्पेशल नॉलेज हो। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में फॉर एग्जांपल कोई टेम्पल का पुजारी हो गया जो सालों से उस टेम्पल को सेवा करते आया है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस यानी जो कोई ट्रस्ट है जो सालों से उस ट्रस्ट की पोजीशन पे है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नेंस अगर कोर्ट को जानना है, तो जो सालों से इन इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं, उसके साथ काम करते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, उनको कोर्ट बुलाएगी और उनका ओपिनियन रेलेवेंट माना जाएगा। तीसरा है कम्युनिटी, कोई है पर्टिकुलर जिसकी लैंग्वेज या वर्ड्स कोर्ट को पता ही नहीं है कि इनके वर्ड्स का मीनिंग क्या है। यानी जजेस को सारी लैंग्वेजेस पता है ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई अलग ही वर्ड्स यूज करते हैं कोई कम्युनिटीज़ जो जजेस को नहीं पता होती। तो जजेस क्या करेंगे, ऐसे कोई एक्सपर्ट को लाएंगे जिनको जो लैंग्वेज उनको पता है, जिनकी वो मदर टंग है, तो कोर्ट उनको बुलाएगी और उनको उस वर्ड का मीनिंग पूछेगी। तो वो जो मीनिंग बताएंगे यानी वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो जो ओपिनियन है कोर्ट में रेलेवेंट माना जाएगा। अब हमारा अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 44 जो बात करता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। कोर्ट को दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन फॉर्म करना है, तो कोर्ट क्या करेगी, उन दोनों का कंडक्ट देखेगी या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स है या फिर उनके फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाएगी और उनको पूछेगी। तो इनका ओपिनियन जो है ये कोर्ट में रेलेवेंट माना जाएगा। लेकिन याद रखना ये जो ओपिनियन है ये रेलेवेंट तो माना जाएगा, लेकिन ये नॉट सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है केस को डिसाइड करने में। फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स एक्ट के अंदर अगर मैरिज पे ओपिनियन फॉर्म करना है कोर्ट में, जैसे कि इन दोनों के बीच में मैरिज हुई थी कि नहीं, तो सिर्फ ये चीज़ें
इनफ नहीं है। सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स एंड कंडक्ट देख के कोर्ट ये ओपिनियन नहीं फॉर्म करेगी कि हाँ ये मैरिड है। इसके लिए और भी दूसरे एविडेंसेस भी लगेंगे, जैसे कोई मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा है भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस है 82 एंड 84 जो मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में है। फॉर एग्जांपल बाइगैमी हो गया। तो ये जो ओपिनियन है इनका, ये रेलेवेंट तो माना जाएगा इन केसेस में, लेकिन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ इनके ओपिनियन के बेसिस पे कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर सकती। सेक्शन 45 बात करता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। जो पर्सन अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा है कोर्ट के सामने, ऑब्वियसली उसके पीछे कोई रीजनिंग होगी, कोई ग्राउंड्स होंगे, या फिर उसने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जिसके बेसिस पर वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। तो ये जो ओपिनियन फॉर्म किया है वो किस ग्राउंड्स पे किया है, क्या रीजनिंग है, या फिर कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जिसके बेसिस पर उस पर्सन ने ओपिनियन फॉर्म किया है, ये सारा कोर्ट देखती है। कोर्ट सिर्फ ओपिनियन नहीं देखती। ये अगर सारे स्ट्रांग होंगे तो ही कोर्ट उस ओपिनियन पे रिलाई कर सकती है। अगर कोई ग्राउंड ही नहीं है, रीजनिंग ही नहीं है, या फिर कोई उसने एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं किए हैं, बस अपना ओपिनियन दे रहा है, तो कोर्ट उस पर कितना रिलाई कर पाएगी? ऑब्वियसली कोई रिलाई नहीं कर पाएगी। तो ये जो सारे हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग चाहिए कोर्ट को। अगर ओपिनियन आपको देना है तो ये अगर सारे स्ट्रॉन्ग हो तो ही कोर्ट उस ओपिनियन पे रिलाई करेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।